हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम गणित शिक्षण शास्त्र की 3 विधियां कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सी विधियां? अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि। ये तीनों ही विधियां गणित शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीनों को बहुत अच्छे से समझिएगा। इससे पहले हम आगमन निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि का वीडियो दे चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे अनुसंधान विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अनुसंधान शब्द लैटिन वर्ड के ह्यूरिस्को ग्रीक शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है अनुसंधान शब्द? किस शब्द से? ह्यूरिस्को से। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आई फाउंड आउट। हिंदी में इसी को कहेंगे मैं खोजता हूँ। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? अनुसंधान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आई फाउंड आउट, या इसी को हिंदी में कह सकते हैं मैं खोजता हूँ। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। अब देखिए इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो अनुसंधान शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वह किस शब्द से हुई है? ह्यूरिस्को ग्रीक शब्द से। इसके जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं और इसका शाब्दिक अर्थ है मैं खोजता हूँ, आई फाउंड आउट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आर्मस्ट्रांग के अनुसार आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा है अनुसंधान विधि के लिए? इन्होंने कहा है यह शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम बालकों को अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजीकर्ता के रूप में देखते हैं। अनुसंधानकर्ता को खोजीकर्ता भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि यह एक ऐसी विधि है जिसके अनुसार हम बच्चों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता या खोजीकर्ता के रूप में देखते हैं। आगे इस विधि को और समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या होता है इस विधि में? कि छात्र स्वयं किसी चीज़ को खोजें। इस चीज़ के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है। उनको वैसा उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे वे स्वयं क्रिया करें और खोजें। आगे देखते हैं। अध्यापक छात्र का पथ प्रदर्शन करता है तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता है। अध्यापक भी रहता है, लेकिन वह क्या उसका कार्य होता है? छात्र का पथ प्रदर्शन करना, उसको सही रास्ते पर ले जाना। मतलब जब वह खोज कर रहा हो तो किसी गलत रास्ते में ना जाए। अध्यापक उसका पथ प्रदर्शन करते हैं उस सही रास्ते में जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उसका लक्ष्य यह रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे बताया ना जाए। किसका लक्ष्य यह रहता है? अध्यापक का यह लक्ष्य रहता है कि जो ज्ञान छात्रों को दिया जा रहा है तो वह उसे खुद खोजें, वह उनको बताया ना जाए बल्कि वह खुद खोजकर उस ज्ञान को निकालें। आगे है, इस विधि का प्रयोग पहले तो विज्ञान की शिक्षा में किया गया, फिर धीरे धीरे गणित, भूगोल तथा अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग होने लगा। पहले सिर्फ विज्ञान बस में किया जाता था और अब गणित, भूगोल इन अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे अनुसंधान विधि का गणित में प्रयोग। कैसे इसका गणित में प्रयोग किया जाता है? इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्नों का ऐसा जाल बनाता है जिससे बालक वह तथ्य स्वयं ज्ञात करने का प्रयास करे जिससे अध्यापक स्वयं बताना चाहता है। तो अनुसंधान विधि क्या होती है? खोज विधि, बच्चों के द्वारा खोज करवाना। तो इसमें अध्यापक क्या करता है? प्रश्नों का ऐसा जाल बनाता है, ऐसे प्रश्नों को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करता है कि जिससे बच्चे स्वयं ज्ञात कर लें जो जहाँ तक बच्चों को पहुँचाना है। अध्यापक जो बच्चों को बताना चाहता है वह बच्चे स्वयं ज्ञात कर लें। जैसे उदाहरण से समझते हैं। सिद्ध कीजिए a की पावर 0 = 1। अब ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि किसी की पावर भी अगर 0 लगा होता है तो वह 1 होता है। 1, 2, 3 किसी की पावर भी 0 होता है तो उसका इक्वल 1 होता है। लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे होंगे जो ये चीज़ नहीं जानते होंगे तो उनको समझाने के लिए अध्यापक क्या करेंगे? अनुसंधान विधि का प्रयोग करेंगे। ऐसे प्रश्न करेंगे जिससे बालक धीरे धीरे उत्तर देते देते उस समाधान तक पहुँच जाएँ, बालक खुद पहुँच जाएँ। देखते हैं इसे आगे कैसे हल करते हैं। जैसे अध्यापक प्रश्न कर रहे हैं यस इक्वल 5/5 का अर्थ क्या होता है? तो बालक उत्तर देंगे। इतना तो बालकों को पता है कि 5/5 = 1 होगा। 5 5 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो इसे
छात्रों ने बताया यस बराबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्यापक कर रहे हैं कि 3 की पावर 5 अपान 3 की पावर 2 का अर्थ क्या होगा। तो अध्यापकों ने क्या किया, उन्होंने 3 का 5 बार गुणा किया और नीचे क्या किया, 3 का 2 बार गुणा किया। तो अंश के हर जो है उसमें 2 ठो 3 है, तो दोनों 3 कट जाएंगे, ऊपर के 2 3 कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, 3 की पावर 3। 3 3 बचे तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये छात्रों ने स्वयं निकाल लिया। अब इसी से जोड़कर अध्यापक आगे क्या निष्कर्ष निकला कि 3 की पावर 5 माइनस 2 इक्वल 3 की पावर 3। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब 3 की पावर अंश में भी 3 है और हर में भी 3 है, जब अंश और हर दोनों बराबर होते हैं तो उनकी जो घातें होती हैं, अगर यहाँ पर भाग होता है तो घातें घट जाती हैं, और अगर गुणा होगा जैसे 3 इंटू 3 होगा तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भाग किया गया है, 3/3 है, तो क्या होगा, यहाँ पर घातें घट जाएंगी। तो 3 की पावर 5 माइनस 2 इक्वल 3 की पावर 3। तो ऐसा करने पर भी यही आंसर आया। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला। इसी के ऊपर फिर रख कर अध्यापकों को यह निकाला गया कि अगर a की पावर m अपान a की पावर n होगा तो उसका बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर m माइनस n। इसमें भी देखिए अंश में भी a है और हर में भी a है, तो जब अंश और हर बराबर होंगे तो उनकी दोनों की घातें घट जाएंगी, तो a की पावर m माइनस n हो गया। यहीं से सिद्ध किया गया कि अगर a इक्वल 0 को हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस m, क्योंकि m कट जाएंगे तो a की पावर 0 ही आ जाएगा, तो हम a की पावर 0 को लिख सकते हैं a की पावर m माइनस m इक्वल आ जाएगा a की पावर m अपान a की पावर m। इसको भी हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस m, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब a की पावर m ऊपर नीचे का कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो ऐसे अध्यापक जो हैं उन्होंने छात्रों से प्रश्न करते करते उस समस्या का समाधान उन्हें खुद खोजने के लिए तैयार किया। तो ऐसे किया जाता है अनुसंधान विधि का गणित में प्रयोग। अब नेक्स्ट देखेंगे अनुसंधान विधि के गुण। प्रत्येक विधि के कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, तो यहाँ पर ये वो बताया जाएगा। तो फर्स्ट गुण है, इस विधि से शिक्षण के अवसरों से विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है, उनमें प्रेक्षण की क्षमता विकसित होती है। छात्रों को खुद खोजने के लिए तैयार किया जाता है, वह खुद आंसर तक पहुँचे तो क्या क्या होता है, मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है और उनमें प्रेक्षण की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस विधि से छात्र सर्वदा क्रियाशील रहते हैं, अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। क्रियाशील तो छात्र ही रहते हैं, तो छात्र क्या होते हैं इस विधि में, हर समय क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान बहुत स्पष्ट एवं स्थायी होता है। छात्र खुद करके सीखते हैं, स्वयं निकालते हैं। तो जब प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करेंगे छात्र तो वह कैसा होगा, स्थायी होगा, काफ़ी समय तक टिकेगा। रटने वाला ज्ञान भूलता है, अगर खुद खोज के किसी चीज़ को निकालो तो वह काफ़ी समय तक याद रहता है, तो वह ज्ञान स्थायी होगा और स्पष्ट भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विद्यार्थी में स्व अध्ययन करने की आदत विकसित होती है। स्व अध्ययन मतलब अपने से अध्ययन करने की आदत इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में विकसित होती है। आगे देखेंगे अनुसंधान विधि के दोष। गुण तो हो गए इसके, अब इसमें कुछ दोष भी हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मानसिक विकास इतना अधिक नहीं होता कि वे अन्वेषण करता मतलब खोज करता की भांति कार्य कर सकें। अब यहाँ पर देखिए इसका एक नाम और है, अन्वेषण विधि। इसी को अनुसंधान विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। तो ये विधि के दोष क्या हैं, यह माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों में इतना ज़्यादा उनका मानसिक विकास नहीं हुआ होता कि वह किसी चीज़ को खोज सकें, तो ये विधि उनके लिए उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि से किसी सत्र का निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना संभव नहीं होता। अब इस विधि में बच्चे खुद खोजते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो इस विधि में जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया जाता है किसी एक सत्र के लिए, तो उसे पूरा करने में कठिनाई होती है, पूरा करना उसे संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि अधिक खर्चीली है, इसमें काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, अच्छी प्रयोगशाला होनी चाहिए, तो ये विधि इसीलिए क्या है, काफ़ी खर्चीली है, इसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना बहुत कठिन होता है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन एक एक करके इस विधि में करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं सभी कुछ ना कुछ खोज तो करते ही हैं, तो इसीलिए सभी का मूल्यांकन करना कठिन होता है। तो ये कंप्लीट हुई हमारी अनुसंधान विधि। अब नेक्स्ट विधि देखेंगे, समस्या समाधान विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझिएगा।
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, शिक्षण की ये विधि अनुसंधान विधि की तरह है जो करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। अब यहाँ पर पूछ सकता है कभी, करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो याद रखना है आपको समस्या समाधान विधि। समस्या का समाधान करना मतलब करो और उससे सीखो। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण की इस विधि का मूल्य उद्देश्य छात्रों को स्व-अध्यायी बनाता है। स्व-अध्यायी मतलब खुद से अध्ययन करना। यही चीज़ अभी आपको अनुसंधान विधि में भी बताई गई थी कि स्व-अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। तो समस्या समाधान भी विधि छात्रों को स्व-अध्यायी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वुड के अनुसार। वुड ने समस्या समाधान विधि के बारे में कुछ कहा है, देखते हैं। समस्या विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसका हल ज्ञात करना आवश्यक है। क्या कहा है वुड ने कि जो ये समस्या समाधान विधि है, यह निर्देश की वह विधि होती है जिसके द्वारा सीखने की जो चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाएं हो या स्थितियां होती हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है और उसका हल ज्ञात करना आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, समस्या समाधान विधि के चरण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार सीटेट में पूछा गया है, समस्या समाधान विधि के चरण दे देता है और इनको क्रम से व्यवस्थित करना होता है। तो पहला चरण है समस्या का चयन करना, दूसरा है समस्या चयन का कारण, तीसरा है समस्या को पूर्ण करना और चौथा है समस्या का हल ज्ञात करना। तो ये दो चीज़ें, ये दोनों जो ऊपर वाले हैं ये अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं और नीचे वाले जो दोनों हैं ये छात्र के द्वारा किए जाते हैं। समस्या का चयन अध्यापक करते हैं, समस्या चयन का कारण ये भी अध्यापक करते हैं, समस्या को पूर्ण छात्र करते हैं और फिर समस्या का हल भी छात्र ज्ञात करते हैं। जैसे अभी आपको पीछे उदाहरण में समझाया गया कैसे छात्रों के सम्मुख अध्यापक प्रश्नों के माध्यम से उन्हीं के द्वारा हल निकलवा लेते हैं। तो ये हो गए इसके 4 सोपान, चारों इंपॉर्टेंट है, क्रम से इनको याद रखिएगा। आगे देखेंगे समस्या समाधान विधि के गुण। अब यहाँ पर भी कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे गुण। फर्स्ट पॉइंट है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार समस्या हल करने का अवसर प्राप्त करता है। अब ये देखिए, ये मनोवैज्ञानिक विधि होती है। विद्यार्थी जो होते हैं इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अवसर मिलता है कि उसकी जो योग्यता है उसके अनुसार समस्या का हल ज्ञात कर सके। नेक्स्ट है, ये विद्यार्थी में विभिन्न मानसिक शक्तियों का चिंतन, मनन, तर्क, निर्णय आदि का विकास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक बाल केंद्रित विधि है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये विधि रटने के बजाय सीखने पर आधारित होती है। समस्या समाधान विधि जो होती है ये रटने पर बल नहीं देती बल्कि सीखने पर बल देती है। इस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। और ये कैसी विधि होती है? बाल केंद्रित विधि होती है। इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। आगे देखेंगे, अब आगे समस्या समाधान के कुछ दोष भी आ गए। तो अभी गुण बताए जा चुके हैं अब आपको, अब आ गए दोष। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जरूरी नहीं कि छात्रों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष परिलक्षित तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये भी अनुसंधान विधि की तरह ही होती है, अभी आपको बताया गया। तो इसमें क्या होता है कि ये जरूरी नहीं होता कि छात्रों द्वारा जो किसी समस्या का समाधान निकाला गया है, कोई निष्कर्ष निकाला गया है, वह परिलक्षित तथ्यों पर भी आधारित हो। जो सही आंसर है उसका वो वही निकल कर आए, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अलग अलग छात्रों के अपने अलग अलग उत्तर हो सकते हैं जिससे छात्रों में अपने उत्तर के प्रति संदेह बना रहता है। ये देखिए, ये भी वही पॉइंट है कि अलग अलग छात्र अपनी अलग अलग समस्या का समाधान करेंगे जैसे, तो उनके जो उत्तर प्राप्त होंगे वह अलग अलग हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, सभी छात्रों में संदेह बना रहेगा कि उसका सही है या उसका सही है। तो ये इसके कुछ दोष हो गए। अब आगे देखेंगे व्याख्यान विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेक्चर मेथड। व्याख्यान मतलब व्याख्या द्वारा पढ़ाना। देखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षण की ये विधि अध्यापक केंद्रित विधि होती है। व्याख्या जो करते हैं वह अध्यापक ही करते हैं। तो ये किसके केंद्रित होती है? अध्यापक केंद्रित विधि होती है, जिसमें पूरे व्याख्यान के दौरान अध्यापक सक्रिय होते हैं जबकि छात्र मूक श्रोता की तरह कार्य करते हैं। पूरे व्याख्यान के दौरान क्या होता है, अध्यापक व्याख्यान देते रहते हैं और छात्र जो होते हैं चुपचाप मूक श्रोता की तरह बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो इसमें अध्यापक केंद्रित होता है, अध्यापक सक्रिय होते हैं और छात्र मूक श्रोता होते हैं। मूक मतलब चुपचाप बैठे सुनने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक शब्दों को चित्र प्रस्तुत करते हैं
और बीच बीच में महत्वपूर्ण बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर नोट करते हैं। इसलिए इस विधि को चॉक एंड टॉक पद्धति के नाम से जानते हैं। तो इस विधि से जब शिक्षण कराया जाता है तो अध्यापक क्या करते हैं, शब्दों का जो चित्र होता है उसको प्रस्तुत करते हैं। बीच बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं या कोई कठिन वर्ड आते हैं तो उसको क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर नोट करते जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चॉक एंड टॉक पद्धति। चॉक मतलब चॉक जिससे लिखी जाती है, एंड टॉक पद्धति के नाम से इसे जानते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, चॉक एंड टॉक पद्धति से किस विधि को जानते हैं, तो व्याख्यान विधि को जानते हैं। केंद्र बिंदु, इसका देखिए केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, ऊपर भी बताया जा चुका। अध्यापक इसमें सक्रिय होता है। छात्र कैसे होते हैं, मूक चुपचाप सुनने वाले मूक श्रोता होते हैं। इसमें ये याद रखिएगा कि इसका जो केंद्र बिंदु अध्यापक और छात्र मूक श्रोता होते हैं। आगे देखेंगे, विचारों का प्रवाह अध्यापक से छात्र की ओर, एक ही ओर। विचारों का प्रवाह कैसा होता है व्याख्यान विधि में, अध्यापक से छात्रों की ओर होता है। अध्यापक जो होते हैं वह अपने विचार छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, छात्र चुपचाप उन्हें सुनते रहते हैं। विचारों का प्रवाह एक ही ओर होता है, छात्र अपने विचार नहीं प्रस्तुत करते, केवल अध्यापक ही व्याख्यानों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्याख्यान विधि का प्रयोग गणित में हर जगह संभव नहीं है, फिर भी निम्न परिस्थितियों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब व्याख्यान विधि का प्रयोग ज़्यादातर इतिहास हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में किया जाता है। इसका प्रयोग गणित में ज़्यादा नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नए अध्यायों के प्रारंभ में, जब कोई नया अध्याय प्रारंभ किया जाएगा तो उसके बारे में जो बड़ी बड़ी बातें होंगी वह व्याख्यान के माध्यम से बताई जाएंगी, उसके बाद उसको स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है पिछले अध्याय के पुनर्विलोकन में, पिछला अध्याय जैसे पढ़ाया जा चुका तो व्याख्यान के द्वारा ही उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वह बच्चों को कितना समझ में आया, या उसकी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाएंगी बच्चों को। नेक्स्ट है किसी गणितज्ञ की जीवनी के बारे में। अब जैसे किसी गणितज्ञ की जीवनी आ गई, उसका जन्म कब हुआ, उसने क्या क्या किया, तो ये सभी चीज़ें गणित में व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है किसी प्रमेय की उत्पत्ति व निर्देश की रचना से पूर्व की जानकारी के बारे में। किसी प्रमेय को बताते समय उसकी रचना से पहले की जानकारी जो बच्चों को देने में, उसमें भी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए व्याख्यान विधि के गणित में प्रयोग। अब आगे देखेंगे व्याख्यान विधि के गुण। इस विधि में भी कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे गुण। फर्स्ट पॉइंट है कक्षा की संख्या में इस विधि का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर होगा कक्षा, बड़ी संख्या की कक्षा में, सॉरी यहाँ पर होगा कक्षा। तो बड़ी संख्याओं की जो कक्षाएं होती हैं, मतलब जहाँ बहुत से ज़्यादा छात्र होते हैं वहाँ इस विधि का कोई विकल्प नहीं, मतलब ये विधि वहाँ अच्छी होती है। व्याख्यान के द्वारा बड़ी संख्या के कक्षा के छात्रों को आराम से पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक के लिए सुविधाजनक है। क्यों शिक्षक के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें छात्रों को व्यक्तिगत सहायता नहीं देनी पड़ती, अलग अलग से एक एक बच्चे को अलग अलग से सहायता नहीं देनी पड़ती, इसलिए शिक्षक के लिए सुविधाजनक है। और शिक्षक अपने ढंग से जैसा उचित समझता है व्याख्यान देकर विस्तृत पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा कर लेता है या समाप्त कर लेता है। तो क्या होता है, इसमें छात्रों को अलग अलग व्यक्तिगत सहायता नहीं देनी पड़ती, और शिक्षक जैसा भी उचित समझे, जैसे उसको पाठ्यक्रम पूरा करना हो वैसे वह व्याख्यान देकर पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याख्यान विधि समय की बचत करती है, थोड़े समय में अधिक विषय वस्तु का बोध सुगमता से कराया जाता है। व्याख्यान विधि जो होती है बहुत सा बड़ी कक्षा के लिए भी उपयोगी होती है, इसमें समय की बचत होती है, ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता, तो यह इससे विषय वस्तु का बोध सुगमता या सरलता से कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि से प्रतिभाशाली विद्यार्थी अधिक लाभान्वित होते हैं। अब ये जो व्याख्यान विधि होती है, इससे जो बहुत होशियार प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उनके लिए तो यह ठीक होगी, लेकिन अगर जो कमज़ोर बच्चे होंगे उनके लिए तो यह सही नहीं होगी। तो इससे कैसे बच्चे लाभान्वित होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे अधिक लाभान्वित होते हैं। अब आके देखेंगे व्याख्यान विधि के दोष। गुण तो हमने देख लिया, अब देखेंगे व्याख्यान विधि के कुछ दोष। फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण की इस विधि में दूर से ज्ञान की घुट्टी पिलाई जाती है, जो शिक्षण के लिए उचित नहीं है। अब ये देखिए इसका दोष भी आ गया। इस विधि में क्या होता है, दूर से ज्ञान की घुट्टी पिलाई जाती है, अध्यापक सक्रिय रहते हैं और छात्र मूक श्रोता रहते हैं, तो इसलिए यह उचित नहीं होती है। इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा वह भी स्थायी नहीं होगा, क्योंकि छात्रों ने चुपचाप सुना है, कुछ ने सुना भी होगा, कुछ ने सुना भी नहीं होगा, उनका दिमाग और कहीं चला गया होगा, तो इसलिए क्या होता है, यह विधि उचित नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, अतः व्याख्यान के दौरान छात्र का ध्यान हट भी सकता है और हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण भाग छूट जाए। ऐसा बहुत होता है कि बच्चों का जो दिमाग होता है, कभी कभी अध्यापक के सामने बैठे होने के बावजूद भी उनका दिमाग कहीं और चला जाता है और अध्यापक क्या बोल रहे हैं वो उनको समझ में ही नहीं आता। तो इस विधि में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनका ध्यान बच्चों का हट जाता है और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर वहाँ पर चल गया तो वह उनके दिमाग में जाएगा ही नहीं, वह उनसे छूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस विधि से शिक्षण करने पर बालकों में गणित के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है और उन्हें गणित कठिन विषय लगने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केवल योग्य और कुशल अध्यापक ही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। किसी चीज़ की व्याख्या करना, यह केवल योग्य और कुशल अध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापक ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की तीनों विधियां कंप्लीट हुई। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।